सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं नारायण हर्बल स्पेजरिक का डायरेक्टर बोन कैंसर के पार्ट 4 पे आज बात कर रहा हूँ। आज 3 तारीख है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जगत में बोन कैंसर को हम समझाए, स्टेजेस के बारे में हमने बताया, उसके लक्षण के बारे में हमने बताया और उसके बाद उनके जो जांच होते हैं, जो बायोप्सीज होते हैं, वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें हमने जो बायोप्सी होती है, जिसमें बोलना चाहिए एक्सरे हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गई, चुंबकीय जिसको एमआरआई हम कहते हैं, या रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन बोले, या पीटी जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी बोले, या बायोप्सी प्लेन बोले, या हमने सुई बायोप्सी की बात की। और जब हमने एक लास्ट 8वां पॉइंट था जो सर्जिकल बोन बायोप्सी की बात हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में एक सर्जन जो होता है वो ट्यूमर तक पहुंचने के लिए स्किन को काटने की ज़रूरत महसूस करता है और तब वो उस ऊतक को एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है वहाँ से, और निकालने के बाद इसे एक इनिशियल, ये जो कंडीशन होती है इसको इनिशियल बायोप्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके तहत अगर सभी ट्यूमर सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा को नहीं हटा दिया जाता, यदि इस प्रकार का कि अगर बायोप्सी की आवश्यकता होती है तो इसे एग्जामिनल बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, बायोप्सी इसलिए बताना ज़रूरी है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप निदान कैसे करेंगे, क्योंकि बायोप्सी में रिपोर्ट अलग अलग आती है, उनको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार का बायोप्सी की आवश्यकता होती है तो उस जब हम एग्जामिनल बायोप्सी, जिसको हम एग्जामिनल बायोप्सी कहते हैं, यदि इस प्रकार की बायोप्सी करने वाला सर्जन भी वहाँ हो तो बाद में कैंसर को हटा सकता है। बोन कैंसर का उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें जो शामिल है उसकी मैं बात करूँगा। हड्डी के जो कैंसर के जो प्रकार होते हैं, ये जहाँ स्थित होते हैं उसकी आक्रामकता क्या है, यह एक जगह है या फैल चुका है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सर्जरी, इसके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस किस कंडीशंस में क्या क्या ट्रीटमेंट लोग करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं। तो जो सर्जन होता है वो क्या करता है, सर्जरी थेरेपी का उद्देश्य कैंसर युक्त ट्यूमर और उसके आसपास की हड्डियों के जो कुछ ऊतक होते हैं उसको हटाना होता है, क्योंकि अगर कुछ कैंसर कोशिकाएं बच जाती हैं तो वो आगे फिर से बढ़ती हैं और फैल सकती हैं। लिम्ब, अगर लिम्ब की हम बात करें तो लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी, जिसमें लिम्ब जो सॉल्वेज होता है उसकी सर्जरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सर्जरी जो सर्जन शरीर के दूसरे हिस्से से कुछ हड्डियों से ले सकता है ताकि हड्डियों को हटाए बिना प्रभावित हड्डी को बदल दिया जा सके और कृत्रिम हड्डी का भी उपयोग किया जा सके। हालांकि कुछ मामलों में अंग को पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, तीसरा जो ट्रीटमेंट का जो वे होता है, जिसको हम लोग रेडियो चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा या रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी आमतौर पर हड्डी के कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसके साथ में कई प्रकार के कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग रेडिएशन थेरेपी का नाम से जानते हैं। तो इसमें कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे
कणों विकिरण का जो विकिरण जो मतलब जिसको मैंने रेडियोथेरेपी बोला, तो और उसका उपयोग ये किया जाता है। और रेडियोग्राफी ट्यूमर कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उन्हें फैलने से रोकने के लिए रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी जो इस्तेमाल होता है उसमें निम्नलिखित बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट हो सकता है कि ट्यूमर को पूरी तरह से नष्ट करके रोगी का इलाज करना। दूसरा कंडीशन होता है उन्नत कैंसर के जो दर्द होता है उससे राहत दिलाना। तीसरा जो होता है ट्यूमर को सिकोड़ना ताकि आसानी से सर्जरी द्वारा हटाया जा सके। चौथी कंडीशन होती है सर्जरी के बाद बची हुई कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसको हटाना। पांचवा जो कंडीशन होता है वो संयुक्त चिकित्सा के अन्य रूपों के साथ रेडियोथेरेपी, कुछ मामलों में केमियोथेरेपी के संयुक्त रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। ये तीसरा कंडीशन हुआ। चौथी जो कंडीशन होती है वो होती है केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी में बीमारी का इलाज के लिए केमिकल्स का उपयोग शामिल होता है। विशेष रूप से यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाले मुख्य रूप से 5 लक्ष्य होते हैं। पहला, बीमारी से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए कुछ मामलों में इसका प्रयोग रोगी को ठीक करने के लिए किया जाता है। आप अकेले केमियोथेरेपी से पूरी तरह से कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, कंप्लीटली हट जाएगा क्योरली, ये कह पाना मुश्किल होता है। सह चिकित्सा कुछ अन्य उपचार जैसे कि रेडियोथेरेपी या सर्जरी द्वारा केमियोथेरेपी में मदद की जा सकती है। रोग की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए, कैंसर की वापसी को रोकने के लिए इस्तेमाल, मेरा बैटरी ख़त्म हो गया है, डाटा भी ख़त्म होने वाला है, कि जाने वाली जो केमियोथेरेपी का सबसे अधिक उपयोग तब किया जाता है जब सर्जरी के बाद ट्यूमर को हटा दिया जाता है। कैंसर कोशिकाओं की जो प्रोग्रेस होती है वो धीमी करने के लिए केमियोथेरेपी, कैंसर थेरेपी जो होता है जिसमें हम केमिकल थेरेपी भी कह सकते हैं, के द्वारा विकसित जो हो रहा होता है उसकी गति को कम करना, धीरे करना या धीमा करना कह सकते हैं, के लिए उपयोग करते हैं। केमियोथेरेपी जो कैंसर होता है, केमियोथेरेपी जो कैंसर के जो लक्षण से राहत दिलाने में काफ़ी मददगार होते हैं और इसका प्रयोग ऊपर के जो स्टेज होते हैं, 3rd 4th जो स्टेज के जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें ये ज़्यादा किया जाता है। बोन कैंसर के जो डिजनरेटिव कंडीशंस और जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक जोखिम कारक कुछ भी हो सकता है जो कैंसर जैसी बीमारी की संभावना को और अधिक बढ़ा देता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर के अलग अलग जोखिम कारक हो सकते हैं, जिसमें से उदाहरण के लिए अगर किसी को स्किन का कैंसर हुआ है और तेज़ धूप में अगर वो जाता है तो स्किन कैंसर के लिए एक जोखिम कारक कंडीशन जनरेट कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो धूम्रपान करता है, उसके मुंह में, फेफड़े, गले, मूत्राशय, गुर्दे और अन्य अंगों के कैंसर के लिए एक जोखिम कारक कंडीशन जनरेट करता है, लेकिन एक या अधिक जोखिम कारक होने का मतलब यह नहीं है कि आपको यह बीमारी हो जाएगी। हड्डी कैंसर वाले जो अधिकांश लोग जो होते हैं उनमें स्पष्ट जोखिम कारक है या नहीं ये भी बता पाना थोड़ा सा कठिन होता है। वहीं लंबे समय से अगर बीमारी लोगों के मामले में भी डॉक्टर अनिश्चित और सटीक कारण बताते हुए सूजन संबंधित बीमारियों वाले मरीजों जैसे कि पागेट का बीमारी वाले हड्डी के कैंसर के विकास में उच्च जोखिम होता है। हालांकि इन सब के बावजूद
कोई भी यह नहीं समझ पाया कि एक व्यक्ति को बोन कैंसर क्यों होता है जबकि अन्य को नहीं होता। आपको यह रोग किसी अन्य व्यक्ति से नहीं हो सकता जो संक्रमित हो। लोगों के निम्नलिखित समूहों में बोन कैंसर विकसित होने के लिए उच्च जोखिम वाले कारक हो सकते हैं। बच्चा या युवा वयस्क हड्डी के कैंसर में ज़्यादातर मामलों में 20 साल से अधिक उम्र के बच्चों या युवा वयस्कों में होते हैं। जिन मरीजों को रेडिएशन थेरेपी दी गई, जिन लोगों को पहले से ही पैगेट की बीमारी है, जिन लोगों के करीबी रिश्तेदारों, माता पिता या भाई बहन को बोन कैंसर हुआ हो, वंशानुगत वंशावली दर वंशावली उसको रेटिनोब्लास्टोमा वाले जो व्यक्ति होते हैं, यह एक प्रकार का कैंसर है बोन का जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। ली फ्रोमनी सिंड्रोम वाले जो लोग होते हैं, वो अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अगर ये रोग होता है तो इसको दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति कहा जाता है। मुझे आज बोन कैंसर को पढ़ा करके या यूँ कहूँ कि बोन कैंसर के ऊपर टॉकिंग वॉइस डाल करके खुशी तो हो रही है। और जब ऐसी कंडीशन हो, जब बोन कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हो, तो बोन मैलिगेंट जो प्रोडक्ट है वो 2 ड्रॉप 8 टाइम्स लेना चाहिए। स्टार्टअप करने के टाइम 7 दिन तक लेने के बाद 3 ड्रॉप 5 बार कर देना चाहिए। सार्कोमा जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जब बोन का हो तो वहाँ पे सार्कोमा मैलिगेंट को देना चाहिए 2 ड्रॉप 5 टाइम्स। अगर किसी को लगता है कि नहीं, उसके बोन के अंदर लिम्फ नोड टिश्यूज़ के आसपास जनरेट हो गए हैं और वहाँ पे या सिस्टिक फाइब्रोसिस या साइटोमा अगर किसी व्यक्ति को जनरेट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे स्पेशल कैंसर जो प्रोडक्ट है उसको 2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप मतलब 2 ड्रॉप से चालू करें तो भी, और अगर लगता है कि नहीं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है और वहाँ देने की आवश्यकता लग रही है तो 5 ड्रॉप मैक्सिमम आप पिला सकते हैं दिन भर में 5 बार। उसके बाद अगर लग रहा है कि वहाँ पे ट्यूमर है और ट्यूमर के साथ में घाव जनरेट कर रखा है, तो वैसे कंडीशन में NH नो एब्सेस को D9 तोड़ी दीजिएगा और उसके अंदर S3C3 GE और WE का 3-3 ड्रॉप डाल करके पेशेंट को दे दीजिएगा। इसमें से 2 ड्रॉप QID NH नो एब्सेस के D9 से वो व्यक्ति पिएगा। अगर किसी को सुस्ती लगती है तो NHORS फॉर वीकनेस जो पेशेंट होता है, जिनको इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही हो, उनको ये देने से राहत मिलती है। यथाशीघ्र पेशेंट क्योर हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि NH ल्यूकीमिया स्टॉपर 1, इसको 2 ड्रॉप दिन भर में 5 टाइम्स देना है। उसके बाद एक और दवा है जो NH स्पेशल कॉम्प्रेस के नाम से है, इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन में अप्लाई कराना चाहिए। ये बहुत ही कारगर मेडिसिन्स हैं और इन मेडिसिन्स के उपयोग से आप बोन कैंसर के विभिन्न पहलुओं के ऊपर, जो इसमें सार्कोमा हो या अन्य जो भी चीज़ें हैं, इसमें हम ये मेडिसिन है बोन मैलिगेंट। एक दूसरा प्रोडक्ट है NH सार्कोमा मैलिगेंट। तीसरा प्रोडक्ट है NH स्पेशल कैंसर। चौथा प्रोडक्ट है NH ल्यूकीमिया स्टॉपर। ल्यूकीमिया स्टॉपर तब दीजिएगा जब दिखाई देने लगे कि RBC की मात्रा बहुत लो जा रही है या WBC का जो मात्रा है वो इन्फेक्टेड होते हुए बहुत ज़्यादा जा रहा है, हाई जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।